जय हिंद दोस्तों हिंदुत्व एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट डिबेट लगातार हिंदुस्तान के अंदर चल रही थी और ये डिबेट इस हद तक चली कि मैंने टीवी के ऊपर इन डिबेट करने वालों को एक दूसरे को कपड़े फाड़ते हुए और लिटरली एक दूसरे को सड़क के ऊपर नंगा करते हुए देखा। और मजे की बात ये कि कोई भी बिना आरोपों के नहीं गया, साफ सुथरे कपड़े पहनकर नहीं गया, या यूं कहें कि कोई भी मतलब कपड़े पहन के नहीं जा पाया और सभी स्टूडियो से नंगे होकर बाहर निकले। भारत के समाज का यही हाल है कि एक मुद्दा आया, एक ने किताब लिखी, सोच समझ के उसका इम्पैक्ट क्या होगा उसके ऊपर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सलमान खुर्शीद की बात मैं कर रहा हूं खुले तौर पर। मुझे आज तक मुझे इस पूरी डिबेट में ये नजर आया कि सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब बेचने के लिए एक रायता फैलाया और उस रायते को समेटने के लिए कांग्रेस कूद पड़ी, यहां तक कि राहुल गांधी को भी बीच में कूदना पड़ा। और उसके बाद हाल ये हुआ या व्यवस्था ये हुई कि पूरे का पूरा माहौल बिगड़ गया और यूं कहें कि पूरे के पूरी जो पार्टियां थी वो एक दूसरे की गुत्थम गुत्था हो गई, कपड़े फाड़ने लगी, हालात खराब करने लगी और हालात यहां तक आ गए कि आज के दिन जहर ही फैला देश के अंदर। सवाल हिंदुत्व का है या हिंदुइज्म का है। अब हिंदुत्व शब्दों का ही अगर खेल है, इस्लामिज्म जिहाद अगर ये है, क्रिश्चियनिटी की बात है, तो बात मतलब कहां तक कैसे कैसे उलझाओगे शब्दों के जाल में। और इन राजनेताओं ने सिर्फ और सिर्फ शब्दों के जाल में हमें उलझा रखा है। फिर भी मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हिंदुत्व एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट माइंडसेट की तरफ जो ये विपक्षी दल जो आज के दिन हैं वो आरोप लगा रहे हैं, तो एक बार को मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हिंदुओं का जो माइंडसेट है आज के दिन कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो चुका है, टेररिस्ट माइंडसेट हो चुका है। और वो जो टेररिस्ट माइंडसेट जिसकी कंपैरिजन जो सलमान खुर्शीद करना चाहते थे बोको हराम और ISIS के साथ, वो मामला क्या है और कैसे डेवलप हुआ, अगर ये है और तुम्हें लगता है सलमान खुर्शीद जी को या कांग्रेस को या जितने भी ये हिंदू और हिंदुइज्म के अंदर उलझा रहे हैं उनको लगता है कि हिंदुत्व जो है वो ऐसा माइंडसेट है, तो उसके पीछे की जो रूट्स है मैं उसके ऊपर जाना चाहता हूं। और आज का ये डिबेट और ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन है क्लास का, या यूं कहे लेक्चर, भाई टीचर हूं तो यही करूंगा, तो वो पूरा इसी के आसपास घूमेगा, तो मैं उसी के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट ये है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको मुझे किसी डांट से बचाना पड़ेगा। डांट है मेरा जो मैं पूरा का पूरा मैनेजमेंट है जो हमारे ऑनलाइन सिस्टम को देखता है, वो कई बार नाराज मेरे से इसलिए रहता है कि सर आप वीडियो बनाते हैं और सब्सक्राइबर जो वो स्टूडेंट्स जो बहुत सारे ऐसे हैं जो, या वो लोग जो आ रहे हैं वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं और बिना सब्सक्राइबर बटन की दबाए जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लग रहे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को भी बताइए कि हम जो एक ऑब्जेक्टिव उठा रहे हैं, हमने जो एक ऑब्जेक्टिव लिया हुआ है कि देश को सही रास्ते पर लेके जाएं और समाज को सुधारने की तरफ लेके जाएं, समाज के अंदर सही दिशा दिखाएं, तो सपोर्ट कीजिए आप हमारे को। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हिंदुत्व का और मामला ये है कि भारत में हिंदुत्व या हिंदुत्व की जो राजनीति है या हिंदुइज्म और हिंदुत्व ये सब बकवास जो कर रहे हैं लोग, उसके अंदर ये जो माइंडसेट है जिसे हम रेडिकल माइंडसेट या कट्टरवादी मानसिकता कह रहे हैं, वो आई कहां से, उसका रूट क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया जो है वो, अगर इंडिया के पूरे सिस्टम को उठाकर देखेंगे तो इस्लामिक इन्वेजन से पहले मेजॉरिटी जो लोग रहते थे वहां कोई मेजॉरिटी नहीं थी, वेरियस ग्रुप्स रहते थे जो अलग अलग लोग अलग अलग सिस्टम्स में बटे हुए थे। अब ये वेरियस ग्रुप्स जो थे वो कास्ट से लेकर रिलीजन से लेकर हर मामले में बटे हुए थे, लेकिन उनकी एथनिसिटी कमोबेश सारे एक जैसे नहीं थे, सेम थी। और सबसे बड़ी बात, ये सारे के सारे आइडियल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा करते थे। आइडियल वर्शिप मूर्ति पूजा करते थे। कास्ट इनमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था।
जो अपर कास्ट लोअर कास्ट वगैरह की हम बात करते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इस्लामिक इन्वेजन हुए, यानी इस्लाम को मानने वालों के आक्रमण जैसे ही होते हैं, तो वहां पर असलियत में पहली बार पूरा जो समाज है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और बाहर से आने वाली जो कम्युनिटी है वो ये साफ तौर पर कह रही है कि नो आइडल वर्शिप, यानी मूर्ति पूजा बंद करो। हालांकि मैं इस चीज में साफ कहना चाहूंगा कि ये जो आए उन्हें खुद ही नहीं पता था कि यहां रहने वाला समाज मूर्ति पूजा क्यों कर रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है या क्या नहीं है। इंडिया में शुरू से एक संभाव ये रहा कि भाई तू अपना धर्म मान ले, मैं अपना धर्म मान लेता हूं, मैं तेरे को उंगली नहीं करूंगा, तू मुझे उंगली नहीं करेगा। क्लियर वर्ड्स में कि तू अपना धर्म मान, मैं अपना धर्म मानता हूं, मैं तुझे उंगली नहीं करूंगा, तू मुझे उंगली नहीं करेगा, बस इतना लॉजिक है। यहां पहली बार इस्लामिक इन्वेजन जब हुआ तो इस इस्लामिक इन्वेजन ने पहली बार यहां के जितने भी आइडियल वर्शिपर्स थे उनको अपोज करना शुरू किया, और फोर्सफुल कन्वर्जन्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहां आने शुरू हुए। शुरू में कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे, लेकिन बाद में जब समझ में आना शुरू हुआ कि भाई इतनी बड़ी आबादी को आप दारुल हरब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो आने वाले रूलर्स ने अपने आप को कन्वर्जन से दूर रखा। अलाउद्दीन खिलजी से लेकर तुगलक तक के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और जितने भी, उन सबके ऊपर यही ये था कि इनको समझ में आ गया कि इन्हें कन्वर्ट करने के चक्कर में हमें अपना राजपाट नहीं खोना। इसीलिए इन रूलर्स ने कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कहीं ना कहीं शासन तक ही ध्यान दिया, बहुत ज्यादा कन्वर्जन्स की तरफ फोकस नहीं किया। अकबर जैसे राजा के आने के बाद तो कहीं ना कहीं कन्वर्जन जो है वो रुक से गए, और हिंदू मुस्लिम मैरिजेस होनी शुरू हो गई। हिंदू मुस्लिमों के बीच में मैरिटल रिलेशंस बनने शुरू हो गए, या मैरिज जो रिलेशंस हैं वो बनने शुरू हो गए। यानी यहां अकबर से लेकर मुगल काल की जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसे अगर हम मानकर चलें तो वो काफी हद तक कि भाई अकबर ने रेप किया, क्या किया, वो आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मुगल्स का एक खास बात ये थी कि उन्होंने एक जिसे कहते हैं ऐसी सोसाइटी का निर्माण किया जो वहां सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स कम थे, और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स कम होने के साथ साथ कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन सोसाइटी के बीच में था। यहां मैं औरंगजेब को एक्सक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि जो अकबर ने बोया बहुत अच्छे तरीके से औरंगजेब ने उसे उजाड़ दिया। 1857 तक आते आते ब्रिटिशर्स पहले आ चुके थे, और 1857 तक, अब इसे 1857 से पहले भी अगर आप देखेंगे तो जैसे ही अराइवल ऑफ यूरोपियन होता है, अराइवल ऑफ यूरोपियंस यानी यूरोपियन भारत आते हैं, और यूरोपियन भारत आने के बाद अगर आप देखते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियंस होता है, और अराइवल ऑफ यूरोपियंस के बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश, कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश, ब्रिटिशों के द्वारा भारत पर विजय प्राप्त कर ली जाती है, यानी कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिशों के द्वारा भारत पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। ऐसी सिचुएशन में जब ब्रिटिशों के द्वारा भारत पर विजय प्राप्त कर ली जाती है, फॉर द फर्स्ट टाइम हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज एट इट्स पीक, हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज एट इट्स पीक, हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज एट इट्स पीक, हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थी, हिंदू मुस्लिम एकता जो थी वो अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। और वो चरम ये था कि अगर आप 1857 का रिवोल्ट देखोगे तो हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, क्योंकि वो यूनाइटेड हैं अगेंस्ट कॉमन एनिमी दैट इज ब्रिटिश।
अगेंस्ट कॉमन एनिमी दैट इज ब्रिटिश, एनिमी दैट इज ब्रिटिश। यानी एक जो कॉमन एनिमी है, एक जो साझा दुश्मन है जिसे हम ब्रिटिश कहते हैं, हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हिस्ट्री जो है वो प्रोसेस ऑफ ए सोसाइटी है, और कहां कौन सी गलती हुई और उस गलती को वहां जहां हुई उसी को कैसे वहां से सुधारा जा सकता है, इस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर इस एनालिसिस को लास्ट तक झेल पाए तो आपको हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट का असली स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, और इस हिंदुत्व का बाप कौन है वो समझ में आ जाएगा। अब आप यहां समझेंगे कि असलियत में कॉमन, अब ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिशर को एक बात समझ में आ गया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज अ थ्रेट। तो नाउ ब्रिटिश टारगेट क्या होगा? ब्रिटिश टारगेट क्या होगा? यह ब्रिटिश टारगेट था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब यहां इंडियंस को समझ में नहीं आया, क्योंकि इंडियंस तो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे और वो छोटे छोटे फायदों के लिए लड़ रहे थे, और ब्रिटिशर्स को इनको लड़ाई को कमजोर करने के लिए समाज को डिवाइड करना था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का मतलब यह था कि यूनाइटेड इंडिया, और यूनाइटेड इंडिया जो था वो हमेशा समझ लीजिए थ्रेट टू ब्रिटिश। यूनाइटेड इंडिया जो है वो थ्रेट है, और डिवाइडेड इंडिया जो है, डिवाइडेड इंडिया जो है वो असलियत में जो है, या जिसे कहते हैं ब्रिटिश बेनिफिट में रहेंगे। ब्रिटिशर्स जो है वो फायदे में रहेंगे। यही तो मेन बात है कि यूनाइटेड इंडिया जो है वो समस्या है, और डिवाइडेड इंडिया जो है वो भारत के लिए फायदा है। यही चीज ब्रिटिशर्स चाहते थे, और हुआ क्या? अब हुआ उसमें ये कि कांग्रेस जब बनी तो कांग्रेस असलियत में फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस 1885, फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस 1885 जब बनी, तो ऑब्वियस सी बात है 1885 में जब कांग्रेस बनेगी तो वो सिंबल ऑफ यूनाइटेड इंडिया थी, सिंबल ऑफ यूनाइटेड इंडिया थी। यूनाइटेड इंडिया यानी भले ही इसके अंदर लोग शुरू में कम थे, लेकिन हर हिस्से से आए थे और वो कॉमन डिमांड कर रहे थे। 20 साल के अंदर अब इसी कांग्रेस को अपोज करने के लिए पहला जो बंदा अंग्रेजों ने चुना कि कांग्रेस कहीं आगे जाकर यूनाइटेड इंडिया में कामयाब ना हो जाए, सर सैयद अहमद खान। यस, ये सर का मतलब है अंग्रेजों का चमचा। सैयद अहमद खान जो अंग्रेजों का चमचा था, इसे बुलाया गया और इसे लालच दिया कि तेरी यूनिवर्सिटी वगैरह बना देंगे, हम पैसे भी दे देंगे, हम टीचर भी दे देंगे, सब दे देंगे, तू बस हमारे फेवर में काम करता रहे। भाई इसी ने पहली बार टू नेशन थ्योरी के बीज बो दिए। टू नेशन थ्योरी के अगर किसी ने बीज बोए तो सर सैयद अहमद खान ने बोए, जिन्होंने क्लियर वर्ड्स में कह दिया कि इंटरेस्ट्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर कॉन्फ्लिक्टिंग, दे कांट लिव टुगेदर। हिंदुओं के जो हित हैं वो एक साथ नहीं रह सकते, कॉन्फ्लिक्ट हैं, और ये हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग रहेंगे। इसीलिए ब्रिटिश रूल जरूरी है ताकि मुसलमानों के हित सुरक्षित रखे जा सके, सो दैट ब्रिटिश मुस्लिम इंटरेस्ट्स कुड बी प्रोटेक्टेड। ये जब मामला था तो इसी को आगे अगर आप देखेंगे तो 20 साल तक आते आते जब कांग्रेस ताकतवर हो जाती है तो 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, और इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ जो ढाका राइट्स थे, जो ढाका के दंगे थे, वो असलियत में अटैक ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी ही तो था। कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से क्या चला? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी क्या है? यूनाइटेड इंडिया। स्वदेशी मूवमेंट, यूनाइटेड इंडिया। ढाका रायट्स, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट,
यानी डिवाइडेड इंडिया। अब आगे, अब हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट का मतलब, ये तो यूनाइटेड है, ये यूनिटी है, ये डिवाइडेड है। अब हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट का जब जवाब आया, या और आगे देखोगे तो 1906 में अंग्रेजों के चमचों ने मुस्लिम लीग बना ली। और मुस्लिम लीग सिर्फ नवाबों ने बनाई, जो एलीट क्लास था उसने बनाई, और किसी ने नहीं बनाई। आम मुसलमान को इनसे कोई मतलब नहीं था। 1906 के बाद 1909 में अंग्रेजों ने जो हिंदुस्तान के समाज की धज्जियां उड़ाई, वो था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या है? पृथक निर्वाचन क्षेत्र। इसका मतलब यह था कि हिंदू मुसलमान के बीच में विवाद पैदा करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए एक काम किया गया, और वो एक काम ये था सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अंदर कि भैया यहां सबसे इंपॉर्टेंट काम जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का था वो ये कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र का सबसे इंपॉर्टेंट काम यह था कि यहां पर वोटर भी मुस्लिम होगा और कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा, यानी उस सीट पर हिंदूज या दूसरे रिलीजन्स को कोई अधिकार नहीं होगा, वहां उनका कोई फायदा नहीं होगा। अब अगर उनका कोई फायदा नहीं होगा, यानी उनको कोई किसी भी तरीके के राइट्स नहीं मिलेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ लीजिए मामला कितना खराब रहेगा। यहां हिंदूज जो हैं अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह मानेंगे, और जब हिंदुओं का नंबर आएगा तो वो मुस्लिम्स को सिटीजन की तरह नहीं मानेंगे। नतीजा यह होगा कि दोनों के बीच में लड़ाई होगी। इसका बुरा असर इतना था कि मॉर्ले जो वहां पर इंडियन सेक्रेटरी था, उसने कहा कि हम शैतान के दांत बो रहे हैं, इसके फल बहुत कड़वे होंगे, ये याद रखिएगा। यानी मुस्लिम लीग को इस्तेमाल किया अंग्रेजों ने, और हिंदुस्तान के अंदर जहर के बीज बो दिए। लेकिन क्या सच में जहर के बीज बो चुके थे? इसका एक रिफ्लेक्शन 1937 के अंदर मिलता है कि अंग्रेजों ने जो जहर का बीज बोया था मुस्लिम लीग के रूप में, 1937 में इलेक्शंस होते हैं, और इन इलेक्शंस के अंदर टोटल मुस्लिम्स के जो वोट्स थे, उन टोटल मुस्लिम्स के वोट्स में सिर्फ और सिर्फ 4.4% वोट्स मुस्लिम लीग को मिले, और बहुत सारे स्टेट्स जिसमें बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रांत, और खासकर और भी एक दो, खासकर सिंध जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां मुस्लिम लीग खाता तक नहीं खोल पाई। सोच कर देखो, मुस्लिम लीग को मुसलमानों ने चुना ही नहीं, एक भी सीट नहीं दी। नतीजा उसका क्या रहा? जब मुस्लिम लीग को मुस्लिम्स ने नहीं चुना और 4.4% ही वोट्स मिले, तो यहां जिन्ना और एएमयू इन दोनों ने मिलकर जो तांडव किया आइडियोलॉजिकल, जो झूठ फैलाई, जो नफरत फैलाई, जो कांग्रेस के अगेंस्ट और हिंदूज के अगेंस्ट जहर भरा, यहां से मुस्लिम लीग साफ कहने लगी कि मुस्लिम्स आर नॉट सिक्योर। मुस्लिम्स नहीं बल्कि इस्लाम इज नॉट सिक्योर इन हिंदू रूल। इस्लाम इज नॉट सिक्योर, इस्लाम इज इन डेंजर, देयरफॉर वी वांट सेपरेट कंट्री। इज इन डेंजर, इस्लाम खतरे में है, देयरफॉर वी वांट सेपरेट कंट्री। हम जो हैं ये अलग देश चाहेंगे, वी वांट सेपरेट कंट्री। इस्लाम खतरे में है, इसलिए हमें अलग देश चाहिए। यानी जो टू नेशन थ्योरी का बीज सैयद अहमद खान ने बोया था, वो अब मोहम्मद अली जिन्ना ने उसे रूप देना शुरू किया, एग्जीक्यूट करना शुरू किया, और 1940 आते आते 1942 तक तो इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड करना शुरू कर दिया कि अंग्रेज जा रहे हैं। गांधी जी ने कहा क्विट इंडिया, लीव इंडिया इन गॉड्स हैंड्स, भारत के हाथों, भगवान के हाथों भारत को छोड़ दो,
जवाहरलाल नेहरू को, सॉरी, मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं डिवाइड एंड क्विट, बांटो और चले जाओ। इसीलिए जब कोई हिंदुस्तान के अंदर जिन्ना के बारे में फेवर की बात करता है तो बहुत नफरत होती है उस आदमी से, बहुत ज्यादा नफरत होती है उस आदमी से। ये एक रीजन है। 1947 पार्टीशन किस बिहाफ पर? 1947 पार्टीशन, वो जहर जो जिन्ना बो चुका था, और सच में इसका अंजाम भी उतना ही बुरा हुआ। जिन्ना ने जितने लोगों का कत्ल किया उसकी मौत भी उतनी दर्दनाक थी, और जिन लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया उन धूर्तों ने, भाई पाकिस्तान जिनके लिए बनाया वो मुसलमान नहीं थे। पाकिस्तान बना वास्तव में अंग्रेजों के पिट्ठू नवाबों के लिए, नवाबों के खानदान वालों के लिए, और उन धूर्तों ने इस बेवकूफ को, जिन्ना जैसे बेवकूफ को मरने के लिए छोड़ दिया। सोच कर देखो, कायदे आजम का तो नाम था, लेकिन इस बंदे की डेड, मतलब ये बीमार है, इसको ले जाने वाली जो एम्बुलेंस थी उसका पेट्रोल तक खत्म हो गया और आधे घंटे तक अगस्त की गर्मी के अंदर तड़पता रहा। मुंह पे मक्खियां और हर जगह मक्खियां और बदबू और सब चीजें, घुटन। मरने के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 7 घंटे तक इसकी डेड बॉडी एक स्ट्रेचर पे पड़ी रही। कोई रिसीव करने वाला नहीं आया, क्योंकि हर कोई बंदर बाट की तरह लगा हुआ था कि अब नया शासक कौन बनेगा, उसे तो बाद में सुपुर्दे खाक करेंगे। हां, इसको इसकी करने की सजा मिली, और जिस तरीके से बुरी हालात के अंदर ये मारा गया, या इसकी डेड बॉडी के साथ जो दुर्गति हुई, जूते और पड़ जाते तो ज्यादा अच्छा था। जूते और पड़ते तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा था। कम से कम हिंदुस्तान के किसी नेता की इतनी दुर्गति कभी नहीं हुई है। हमने अपने नेताओं का सम्मान किया है, चाहे कैसे भी हुए। खैर, पार्टीशन हो गया। पार्टीशन के अंदर दोनों तरफ से लोग भड़के हुए थे। आबादी एक दूसरे से, अपने आबादी को अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ रहा था। करोड़ों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। औरतों के रेप हुए हैं, बच्चे मारे गए हैं। माँ बाप ने अपने बच्चों की फजीहत होने से अच्छा उन बच्चों को वहीं जान से मार डाला है कि बेटा हम तुझे नहीं लेके जा पाएंगे सेफली, इसलिए हम तुझे मार देते हैं। लड़कियों को जहर खाने के लिए दे दिया जाता है। अब आप सोच कर देख सकते हैं पार्टीशन, इस पार्टीशन का दर्द एक पेन था, एक टीस थी जो अगले कई सालों तक रही। सोचकर देखिए उस पेन में, सोशल कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि हिंदुस्तान का जो बेसिक थॉट था वो सेक्युलर था। पाकिस्तान बना था ना कम्युनल नाम पे, हिंदुस्तान थोड़ा ना अलग कर रहा था। हिंदुस्तान के लिए तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई था, और जो बिल्कुल ठीक था। लेकिन उस टाइम के जवाहरलाल नेहरू के लिए आप सोचकर उस सिचुएशन को देखिए, परिवार अभी अभी एक दूसरे का सर फोड़ के हटा है, और जो परिवार सर फोड़ के हटा है, चाचा अलग हो गया है, 2-3 भाई अभी भी साथ में रह रहे हैं, तो आपके दादाजी के सर पे कितनी बुरी सिचुएशन रही होगी कि चाचा अलग हो चुका है, वो तुमसे नफरत के दम पे अलग हुआ है, वो अभी भी तुमसे नफरत कर रहा है, परेशान कर रहा है, रोज लड़ रहा है, लेकिन 3 भाई अभी भी तुम्हारे साथ, मतलब पापा चाचा 3 भाई साथ है, और तुम्हारे दादाजी को इन तीनों को कम से कम इकट्ठा रखना है। और ऐसे में बहुत कोशिश की जाएगी, सर पे रहने, सबसे बड़ा आदमी जो होता है ना दोस्तों, जो सबको इकट्ठा रखने की बात करता है, वो सबसे ज्यादा जूते खाता है। समझदार इंसान और सबको इकट्ठा लेके चलने वाला हमेशा जूते खाएगा, हमेशा। बंटवारा करने वाला घटिया इंसान वो जूते मारने वालों में से होता है, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर है, बर्बाद करने वालों में से है, धूर्त है। और दुनिया के अंदर ये राक्षस, ये जो धूर्त, ये रावण, ये शैतान, ये डेविल्स, ये हमेशा
दुनिया को बर्बाद करते हैं और इनसे लड़ने वाला हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि आम आदमी जो बेवकूफ होता है उसे समझ नहीं होती उस आम आदमी को, वो हमेशा इन राक्षसों के झांसे में आता है, इन धूर्तों के झांसे में आता है, धर्म और जाति के नाम पे बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि आम आदमी को हमेशा धर्म सब कुछ लगता है और धर्म उसका वो धर्म सब कुछ लगता है जो ऐसे धूर्त लोग सर पे खड़े होकर बता रहे होते हैं। और वो आम आदमी इतनी कोशिश नहीं करता कि वो धर्म पढ़े जो किताब में लिखा हुआ है, जो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, उसके अनुसार जीवन जिए तो कितना सुखी रहेगा। उस धूर्त वो जो सड़क पे वो सामने खड़ा होकर नेता बन रहा है, उसके कहे अनुसार चलेगा तो कभी पास नहीं हो पाएगा, कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। अब आप सोचकर देखिए दर्द कितना जबरदस्त रहा होगा। तो पहला उस दर्द के अंदर सोशल रिफॉर्म करने की जो जिम्मेदारी थी वो जवाहरलाल नेहरू की थी और 1955 के अंदर पहली बार वो सिचुएशन आई और उन्हें कोड बिल बनाना था, नागरिक संहिता बनानी थी। अब ऐसे में कोड बिल में भी अगर मुस्लिम्स को जोड़ देते तो मुस्लिम्स को लगता कि हिंदू रूल जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सर पे खड़ा हो रहा है, हम पे थोपा जा रहा है, इसलिए कोड बिल के अंदर उसे नाम दिया गया हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल, मेरा मानना यह है यह स्टेप काफी हद तक बिल्कुल ठीक था कि समाज सुधार करना जरूरी था और मेजॉरिटी जो थी अगर उसका समाज सुधार हो जाए, बहुसंख्यकों का अगर समाज सुधार हो जाए तो उसका सीधा असर अल्पसंख्यक पर पड़ता है। और उस समय पर क्योंकि अभी अभी बंटवारा हुआ था तो अल्पसंख्यक जो थे, जो माइनॉरिटी थी, उनको ऐसा महसूस ना हो कि उनके साथ दबाव डाला जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है या कुछ भी। हालांकि थी ये एक तरीके की अपीजमेंट, लेकिन उस समय पर वो अपीजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी थी, उस समय पर वो तुष्टीकरण बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि जो समाज जिसने अभी भी हिंदुस्तान को ही अपना देश माना है वो कहीं ना कहीं इतना वो अपने आप को ना करे कि उसे महसूस होने लग जाए कि उसका जो फैसला था वो गलत था। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी सिचुएशन यहां यह है दोस्तों कि मुस्लिम समाज जो था वो रिलीजियस लीडर्स के इन्फ्लुएंस में सबसे ज्यादा था। रिलीजियस लीडर्स का जो इन्फ्लुएंस था उसमें सबसे ज्यादा था, धार्मिक नेताओं के प्रभाव में सबसे ज्यादा था। और धार्मिक नेता और धर्म सुधार को करने नहीं देते। हिंदुओं के ऊपर कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा था, वो धार्मिक नेताओं के प्रभाव में नहीं थे। और मुस्लिम्स जो थे वो अपना कोई लीडर डेवलप ही नहीं कर पाए। मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके समाज में कोई BR अंबेडकर पैदा नहीं हो पाए, जिस वजह से वो धर्म को मानने वाले जो धार्मिक नेताओं के इन्फ्लुएंस में रहे, सेक्युलर नेता आ ही नहीं पाए। जवाहरलाल नेहरू इस सिचुएशन को समझते थे, अपीजमेंट किया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ किया, सही दिल के साथ किया, सही इच्छा के साथ किया। अब अगला स्टेप क्या था? क्या यहां से अपीजमेंट बढ़ा या यहां से हिंदुइज्म बढ़ा, हिंदू तुष्टीकरण बढ़ा? तो यहां एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम के मुखर्जी होते थे, उन्होंने इस मामले को उठाने की कोशिश की। रेडिकलिज्म आया, लेकिन कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू का प्रभाव कांग्रेस पर या हिंदू या भारत पर इतना अधिक था कि कोई फर्क ज्यादा सा पड़ा नहीं। लेकिन यहां पर हिंदू कोड बिल के बाद अगला जो प्रभाव था, अगला जो इंपैक्ट था, वो 1975 से शुरू होता है, जब पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू होता है। 1975 से 1978 तक इमरजेंसी लगाती हैं इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाती हैं तो उसकी वजह से उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ता है और 1980 के बीच तक असलियत में जनता पार्टी सरकार आती है। जनता
पार्टी गवर्नमेंट आती है और ये जो जनता पार्टी सरकार थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट थी, ये असलियत में मजबूत होकर उभरी, तो यहां पर पहली बार इंदिरा गांधी ने सत्ता में वापसी करने के लिए धर्म का प्रयोग शुरू किया। और 1980 से लेकर 84 के बीच तक का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो पहली बार यहां पर रिलीजन और ऑफ पॉलिटिक्स को कांग्रेस ने एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। 1980 में इंदिरा गांधी ने एक काम, और यह भी उस टाइम पर किया जब 1979 के अंदर अफगान वॉर शुरू हो चुका था और पूरी दुनिया जो है वो जिहाद का तांडव देख रही थी रशिया के साथ। ऐसे में इंदिरा गांधी ने दो काम किए। एक तो अपना कैंपेन शुरू करने के लिए जामा मस्जिद के इमाम बुखारी से उन्होंने कोशिश की और उन इमाम बुखारी ने साथ भी दिया और ये कहा कि हाँ, मुझे इंदिरा सरकार पर पूरा भरोसा है और इसी को वोट दें। यानी मुस्लिम वोट बैंक के लिए उन्होंने धर्मगुरु का सहारा लिया और यहां से इंदिरा गांधी ने रिलीजन प्लस पॉलिटिक्स को जोड़ दिया। रिलीजन और राजनीति आपस में जुड़ गई। यहां रिलीजन प्लस राजनीति आपस में जुड़ गई और इंदिरा गांधी अगर यहां रुक जाती तो शायद ठीक भी था। उसके बाद इंदिरा गांधी और यासिर अराफात, इसको बुलाया गया और ये जो यासिर अराफात थे ये असलियत में पैलेस्टीनियन लीडर थे। और पैलेस्टीनियन लीडर की बात अगर की जाए तो इस पैलेस्टीनियन लीडर ने इंदिरा गांधी को अपनी बहन यानी सिस्टर बताया और ये कहा कि जब तक इंदिरा गांधी यहां बैठी हैं मेरे को फिलिस्तीन पे डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये कि इंदिरा गांधी ने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुस्लिम सपोर्टर डिक्लेयर कर दिया। और यहां पर एक बार फिर लगभग 80 साल के 60-70 साल के बाद इंडियन मुस्लिम्स को या इंडियन इस्लामिक पॉलिटिक्स गॉट कनेक्टेड विद वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलीजियस पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक नीति के साथ जोड़ दिया इन्होंने। यस, आप यासिर अराफात को बुलाकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, यस और नो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। अब इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी डिस्टरबेंस होगी उसका असर सीधा इंडियन पॉलिटिक्स पर पड़ेगा और हमारे देश को तुमने बांध के रख दिया। ये पहली दो गलतियां हैं इंदिरा गांधी भारत में रिलीजन और पॉलिटिक्स की राजनीति की जिम्मेदार हैं। क्योंकि आप कहोगे यहां हिंदुत्व कहां है? ये जो हिंदुत्व की ये जो लोग बात कर रहे हैं, असलियत में अगर इस हिंदुत्व को ये कहा जाए जो सलमान खुर्शीद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये माइंडसेट है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये माइंडसेट है, हम मानने को तैयार हैं। और ये माइंडसेट रिलीजन और पॉलिटिक्स को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। रिलीजन और पॉलिटिक्स को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है कि धर्म और राजनीति साथ साथ हैं और धर्म जो है वो वांट टू कैप्चर पॉलिटिक्स, वांट टू कैप्चर पावर। जिस बोको हराम की आप बात कर रहे हैं, बोको हराम जो है वांट टू कैप्चर पावर, ये जो है ये शक्ति को पर कब्जा करना चाहते हैं। और अगर ये वांट टू कैप्चर पावर यानी शक्ति के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और बोको हराम का एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये रिलीजन को पावर पर कैप्चर करने के लिए मोटिवेट किसने किया, मैं उसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा हूं। आप इमाम बुखारी से सपोर्ट मांग रहे हैं, आप यासिर अराफात से सपोर्ट मांग रहे हैं बिना इस चीज को सोचे हुए
कि रिलीजन प्लस पॉलिटिक्स जो है, रिलीजन और पॉलिटिक्स जो है, जब ये आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं बर्थ ऑफ रेडिकलिज्म शुरू होता है। बर्थ ऑफ रेडिकलिज्म होता है। क्यों बर्थ ऑफ रेडिकलिज्म यानी कट्टरवाद का जन्म होता है? क्योंकि रिलीजन जो है वो प्योरिटी मांगता है। रिलीजन जो है उसको आप कहोगे कि इसमें चाहिए शुद्धता, और शुद्धता अगर फोर्स से आना शुरू हो जाए तो ये जो फोर्स है यही रेडिकलिज्म है। दबाव डाल के आप कहोगे कि धर्म की शुद्धता को मानो, और जब आप धर्म की शुद्धता को मानने का दबाव डालोगे तो वो रेडिकलिज्म, दबाव जो होगा वही कट्टरवाद है। और वो कट्टरवाद अगर मेजॉरिटी रेडिकलिज्म में आ जाए तो, अगर वो मेजॉरिटी रेडिकलिज्म में आ जाए तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। बहुसंख्यक कट्टरवाद और ज्यादा खतरनाक होता है। जिस हिंदुत्व की ये बात कर रहे हैं ये बहुसंख्यक कट्टरवाद की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि इसके जन्मदाता कहीं और बैठे हुए हैं। पहले जन्मदाता का मैंने नाम बता दिया, इंदिरा गांधी, जिसकी सत्ता की भूख ने रिलीजन को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया, बिना यह सोचे समझे कि इससे कट्टरवाद बढ़ेगा। और वो कट्टरवाद बढ़ा। असलियत में यहां पर इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं बनाया। इंदिरा गांधी ने असलियत में मुस्लिम वोट बैंक की तरफ सबका ध्यान दिया। मुस्लिम वोट बैंक कि भाई मुसलमानों का वोट टारगेट करेंगे। अब मुस्लिम वोट बैंक है तो व्हाट अबाउट हिंदूज? आपके अपोजिटर्स, जो आपके विरोधी हैं, खासकर रेडिकल पॉलिटिक्स करने वाले, धर्म की राजनीति करने वाले, जिनको अभी तक 2 सीटें भी नहीं मिल रही थी, कोई उनका वर्चस्व नहीं था, हिंदूज उनका टारगेट पे आ गए। और आरएसएस बीजेपी फैमिली को मौका मिल गया। हिंदूज जो इस समय पर डेस्टिट्यूटेड फील कर रहे हैं, एक जिन्हें नजरअंदाज की फॉर्म में फील कर रहे हैं, हिंदूज जो अपने आप को डेस्टिट्यूटेड यानी नजरअंदाज फील कर रहे हैं, उनका सपोर्ट बीजेपी आरएसएस को मिलना शुरू होगा या नहीं होगा? ईमानदारी से बता दो। एक पार्टी मुसलमान के नाम पे वोट मांग रही है तो ऑटोमेटिकली आपने इनविटेशन दे दिया दूसरी पार्टी को जो हिंदू के नाम पे वोट मांगेगी। यस, जब आप एक धर्म की बात कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप स्पेस क्रिएट करते हो दूसरे धर्म के लिए। जब आप एक बेटे की बात करते हो तो ऑटोमेटिकली आप नाराज कर रहे हो दूसरे बेटे के लिए। और अगर दूसरा बच्चा नाराज हो रहा है घर का तो उसे बरगलाना बहुत आसान है। इसलिए मां बाप को सबसे ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है कि मेरे दोनों बच्चों को एहसास ये हो कि हम मेरे लिए दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। ये बहुत कठिन परीक्षा होती है मां बाप की। इसलिए एक टाइम के बाद बच्चों को साथ रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। बच्चे अलग हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि माँ बाप उसमें सफल नहीं हो पाते। और समझदार माँ बाप इस तरीके के रिलेशन बना के रखते हैं कि अलग अलग होते हुए भी बच्चे एक हैं। यहां माँ बाप अगर घर के अंदर इकट्ठा नहीं रख पा रहे तो राजपाट के अंदर कितना बुरा हाल करती होंगी ये पॉलिटिकल पार्टीज। आम आदमी को तो अपनी रोजी रोटी से भी मतलब ही है, बस उनकी रोजी रोटी पूरी हो जाए वो तो सफल हो जाएंगे। खास आदमी के साथ समस्या है, डेस्टिट्यूटेड। यहां से बीजेपी आरएसएस का राइज और बीजेपी आरएसएस की रथ यात्रा। और जब बीजेपी आरएसएस की रथ यात्रा यहां से शुरू होगी तो यहीं से व्यवस्था बदलनी शुरू हो जाएगी। और जब व्यवस्था बदलनी शुरू होगी रथ यात्रा वाली, तो ऑब्वियस सी बात है इसे कमंडल कहा गया। हिंदू पॉलिटिक्स, इसके काउंटर में क्या हुआ? कास्ट पॉलिटिक्स, रिजर्वेशन। कास्ट पॉलिटिक्स, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब क्या? हिंदुओं को बांटो,
ओबीसी, ओबीसी रिजर्वेशन आ गया। ओबीसी रिजर्वेशन आते ही यादव समाज के लिए लालू, नीतीश, पासवान, मतलब अलग अलग पॉलिटिक्स के लिए पासवान, मायावती, उसके बाद मुलायम सिंह, उसके बाद और भी बहुत सारे, ये जाति को अपना मान रहे हैं, ये धर्म को अपना मान रहे हैं, बांट ये भी रहे हैं, ये भी सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं, बीजेपी भी सोसाइटी को डिवाइड कर रही है और ये भी सोसाइटी को डिवाइड कर रहे थे। एक रिलीजन के नाम पे, ये दो रिलीजन के नाम पे डिवाइड कर रहे हैं, ये कास्ट के नाम पे डिवाइड कर रहे हैं, गुनहगार तो दोनों हैं। अब कास्ट और रिलीजन का कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है? मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन, MY कॉम्बिनेशन, MY कॉम्बिनेशन, मुस्लिम यादव, समझे? MD कॉम्बिनेशन, मुस्लिम दलित, मायावती, और भी बहुत सारे। कांग्रेस इन सब के अंदर पीछे छूटती चली गई, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना शुरू हो गया। बाकी स्टेट के अंदर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को रिलीजन से जोड़ दिया गया। मुलायम सिंह साधुओं पे गोलियां चलवा रहे हैं और उसका क्रेडिट ले रहे हैं। गोलियां चलवाने में बुराई नहीं है, क्रेडिट लेने में बुराई है। टोपी पहन रहे हो, टोपी पहन, भाई ऐसी फोटोएं हैं, केजरीवाल और ये संजय सिंह टोपी पहन के घुटने मोड़ के बैठे हुए हैं और साथ में हामिद अंसारी हैं, उन्होंने टोपी नहीं पहन रखी। जो मुसलमान है वो टोपी पहन के नहीं बैठा, जो हिंदू है वो टोपी पहन के बिल्कुल सही ढोंग कर रहा है। ममता बनर्जी, आप उस रिलीजन और पॉलिटिक्स को जब कैरी कर रहे हो तो उसका मतलब सीधा यह है, जब आप टोपी पहन रहे हो, जब आप क्या नाम है चादर चढ़ा रहे हो, जब आप नमाज पढ़ रहे हो, जब आप इफ्तार पार्टी दे रहे हो, तो आप एक स्पेस क्रिएट कर रहे हो एक ऐसे आदमी के लिए जो उस समाज को देखना चाहेगा, जो मेजॉरिटी है, और वो उसका दावा करेगा कि मैं तुम्हारी तरह हूं, मैं तुम्हारा नेता हूं। इन बेवकूफों ने असलियत में 14% वोट्स के लिए 80% को इग्नोर कर दिया। नतीजा क्या? एक लीडर आया, उसे समझ में आ गया, उसने क्या किया, ठीक है 14% नहीं चाहिए, 80% की बात करता हूं, मैं टोपी नहीं पहन रहा। जो 80% था उसे लगा यार सही तो है, वो सारे टोपी पहन के बैठे हुए, ये टोपी नहीं पहन रहा। ये कह रहा है मैं चद्दर भी नहीं चढ़ा रहा, मैं इफ्तार पार्टी भी नहीं कर रहा, और मैं हाथ ऊपर करके ऐसे भी फोटो नहीं खिंचा रहा। अंदर जो मर्जी हो, मैं अयोध्या में दीवे जलाऊंगा, मैं राम मंदिर की बात करूंगा। ये सारे क्या कर रहे हैं? गुनहगार तो ये भी हैं, स्पेस इन्होंने क्रिएट किया, वो फायदा उठा गया, राजनीति। अब तुम रो रहे हो, राहुल गांधी वायनाड से क्यों लड़ रहे हैं भाई? वो वायनाड ही क्यों मिला? मुस्लिम डोमिनेटेड सीट ही क्यों मिली? और दूसरे देख लो, आपके अगर बयानों को देखा जाए, हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान, सेफरन टेररिज्म, ये शब्द किसने इस्तेमाल किया? हां, हम मुसलमानों की पार्टी हैं, ये किसने कहा? हिंदुस्तान के संसाधनों पर मुसलमानों का हक पहला है, ये किसने कहा? जब आप ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो जो दूसरा सेक्शन है वो नेचुरली, आप अपने आप को कॉम्युनल क्यों ना कहें? सवाल मेरा ये है, आप कॉम्युनल क्यों नहीं है? जब आप एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहे हैं, उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कॉम्युनल क्यों ना कहें? आप भी कॉम्युनल उतने ही है, बस फर्क इतना है आपने छोटे वाले को, ग्रुप को चुना, इसने बड़े वाले को चुन लिया। इन्होंने बड़े वाले ग्रुप को चुन लिया, और जब इन्होंने बड़े वाले ग्रुप को चुन लिया और अब ये जीत रहे हैं, तो तुम्हें दुख किस बात का? और अगर इतना ही दुख है तो अब अपना गोत्र क्यों बताते फिर रहे हो? और गोत्र बताया तो ब्राह्मण ही क्यों बताया, दलित क्यों नहीं बताया? भाई बता भी तो सकते थे ना कोई तो लिंक ढूंढो। जिस दिन आप अपना गोत्र बताना शुरू करते हैं तो वो भी कॉम्युनल है। जब आप भी मंदिर जाके दिखाना शुरू कर देते हैं तो कॉम्युनल है। जिस दिन भस्म रमाना शुरू कर देते हैं तो कॉम्युनल है। तो दूसरे को आप दोष क्यों दे रहे हो? असलियत में जिस माइंडसेट की ये बात कर रहे हैं उसमें आप जैसे ही शब्द हिंदू डाल रहे हैं, आपने हिंदुओं को फिर नाराज कर दिया। यूपी में जीत की मणि दे दी हिंदुत्व की बात करके। अब हिंदू तो हिंदू है, उसमें हिंदू शब्द कैसे आ गया? और हिंदू शब्द आ गया तो तुम जिम्मेदार हो उसके।
अब सवाल यही है, आपको उस माइंडसेट की बात करनी है, तो सवाल इसमें यह भी है कि क्या आप वैसी हरकतें कर रहे हैं जो रेडिकल माइंडसेट में हो। जब राजीव गांधी अयोध्या से अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत करते हैं तो वो सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि माता ने अगर जामा मस्जिद से शुरुआत करी और आप हिंदुओं यहां से शुरुआत कर रहे हैं, या फिर आप फैजाबाद के कोर्ट के ऊपर दबाव डालकर अयोध्या के ताले खुलवा रहे हैं 20 मिनट के अंदर अंदर और लाइव टेलीकास्ट करवा रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि कम्युनल पॉलिटिक्स तो आप भी कर रहे हैं। दूसरी पार्टी आपसे ज्यादा कम्युनल निकली और फायदा निकाल कर लेगी, वो एक अलग मैटर है। आरोप तो आप पे भी है ना, और तगड़े आरोप हैं, और इन्हीं आरोपों को आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो हिंदुत्व का पिता कौन? मुझे ऐसा लगता है हिंदुत्व का पिता वो है जिसने हिंदुओं को इग्नोर किया और कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए मुस्लिम्स को और दूसरी जातियों और धर्मों को वोट बैंक की तरह देखा और हिंदूज को वोट बैंक की तरह नहीं देखा। उन्होंने कभी यह सोचा ही नहीं कि जिस दिन हिंदू वोट बैंक बन गया तो कितना डिसास्ट्रस होगा। आज जो हिंदुस्तान है उसके गुनहगार आप जिस पार्टी से सलमान खुर्शीद जी हैं, वो उससे कहीं ज्यादा उसी की देन है ये। यस, इलेक्शन जीतना और इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सबसे बड़ी समस्या इस समय पर यह आ चुकी है कि इनके लिए इलेक्शन जीतना ही सब कुछ रह चुका है। इनके लिए सब कुछ एक ही चीज है, इलेक्शन जीतना। इलेक्शन जीतेंगे तो आगे बढ़ेंगे और उसके अलावा कोई सिद्धांत नहीं, कुछ नहीं। और यही इनकी सबसे बड़ी समस्या है। इंडिया, तो दोस्तों देश बहुत बुरी सिचुएशन में है, सुधार लो। जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट डालो और इन नेताओं पे दबाव डालो कि तुम जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगोगे, विकास के नाम पे मांगोगे। धन्यवाद।